हाँ भाई चलो। तो लाइट के बारे में क्या है बेसिकली कि लाइट का क्या बताता है कि लाइट का ये बता रहा है भाई कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर में ना कौन कौन सा नेचर है ना। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे, न्यूटन साहब आए थे, है ना। तो न्यूटन साहब ने ये बताया कि भाई लाइट जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और वो पार्टिकल का नाम दे दिया गया कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस्क्यूल्स, और ये पूरा का पूरा थ्योरी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहलाता है। ठीक है, और इससे क्या बात निकल करके आता है कि लाइट में ना पार्टिकल नेचर होता है। कौन सा नेचर आता है, पार्टिकल नेचर आता है। तो भाई साहब न्यूटन साहब ए ग्रेड के साइंटिस्ट थे, तो दुनिया ने उनकी बात मान ली। भाई साहब कैसे ठुकरा सकते हो तुम। ठीक है, सेकेंड में आए, फर्स्ट में क्या था, न्यूटन साहब, न्यूटन साहब। सेकेंड में क्या आया आपका, हाइजन साहब। अब हाइजन साहब ने ये बताया कि देखो ऐसा है कि लाइट में ना लाइट सोज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इस बात को हाइजन साहब ने प्रूव करा, और ये अपने को पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। तो हाइजन साहब ने बताया कि भाई साहब लाइट जो है ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो वेव नेचर है। तो लोगों ने बोला कि जो भाई साहब कैसे मान लूं मैं कि न्यूटन साहब ने बताया तो ये पार्टिकल नेचर है, और वो अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट थे। तो बोला कि ना तेरी बात ऐसी है, रहने दे, मतलब वेव नेचर नहीं है ना, पार्टिकल नेचर ही है। आगे बात समझ में। तो उसके बाद में तीसरा जो आया, तीसरे में आए मैक्सवेल साहब। कौन से, मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब ने बताया, आपने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताई थी, है ना। और उन्होंने ये बताया कि भाई ऐसा है कि लाइट जो है ना ये इसके अंदर ना वेव प्रॉपर्टी होता है, मतलब काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी को मिला करके। अब दुनिया थोड़ा सा सोचने लग गई, क्योंकि दो लोग यही कह रहे थे भाई साहब, दोनों ने किसको सपोर्ट करा, तो दोनों ने वेव नेचर को सपोर्ट करा था, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और न्यूटन साहब ने किसको बताया था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताया था। अब बात ये हो गई कि चलो ठीक है, ये पार्टिकल नेचर है और ये आपका हो गया वेव नेचर है। अब दुनिया थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगी कि भाई साहब किसको माने, इनको माने कि इनको माने, क्योंकि इनका भी थ्योरी लॉजिकल था। तो भाई साहब ऐसे दोनों में लड़ाई होने लगी कि भाई साहब ऐसा क्या करें क्या मानूं मैं, बताओ, है ना। तो चौथा फोर्थ साइंटिस्ट आए आपका मैक्स प्लांक साहब। ठीक है, और मैक्स प्लांक साहब ने बताया कि देखो ऐसा है कि लाइट जो है ना पार्टिकल नेचर ही है ना, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, अब फिर से ये हो गया कि भाई साहब पहले तो वेव होने लगा था, क्योंकि अब इनकी संख्या बढ़ गई थी, इन्होंने सपोर्ट कर दिया था। अब जैसे ही इन्होंने न्यूटन साहब को सपोर्ट करा, अब भाई साहब अपोनेंट वाले खुश हो गए कि भाई इसमें जो है ना पार्टिकल नेचर ही है, जो फिर से लाइट मतलब पार्टिकल नेचर शुरुआत हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में आए आइंस्टाइन साहब, है ना। और आइंस्टाइन साहब के बारे में तो आपको पता है, द मोस्ट जीनियस मैन, है ना। और आइंस्टाइन साहब ने अपना थ्योरी दिया। ठीक है, तो आइंस्टाइन थ्योरी में आइंस्टाइन साहब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ना न्यूटन की बात को सपोर्ट कर दिया। आइंस्टाइन साहब ने क्या करा, न्यूटन की बात को सपोर्ट कर दिया। ले भाई, अब न्यूटन की बात को सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, लाइट में कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। अब भाई साहब पूरी दुनिया में पार्टिकल नेचर की जय जयकार होने लगी भाई साहब, तो ये भी हो गए पार्टिकल नेचर। अब इनके जो सपोर्टर थे वो कमजोर पड़ने लग गए। ठीक है, अब आइंस्टाइन की बात को कौन टाल सकता। ठीक है, तो पार्टिकल होने लगे। उसके बाद जो एक और महान जीनियस साइंटिस्ट और सब तेज तर्रार आप कह सकते हो, है ना, जब दोनों में लड़ाई मार काट मच रही थी पार्टिकल और वेव में, तो ये साहब आए और उन साहब का नाम है डी ब्रॉगली साहब।
क्या है, डी ब्रोगली साहब। और डी ब्रोगली साहब ने ये बताया कि भाई साहब लड़ो नहीं, ऐसा है कि लाइट में जो है ना दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। आई बात समझ में? अब सारी दुनिया डी ब्रोगली साहब की तरफ देख रहे, भाई ये कौन सा नया तीर लेके आया है? बता, प्रूफ कर कि कैसे पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, तो बोले रुक जा मैं बताता हूं। ठीक है, तो वहां से एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी आता है जो अपने को आगे जानना है। ठीक है, तो डी ब्रोगली साहब ने क्या बताया पता है? डी ब्रोगली साहब ने ये बताया कि लाइट जो है ना स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। ठीक है, और लाइट मूव कर रही है ना, तो लाइट क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, और वो मूव कर रही है तो उसके अंदर में वेव नेचर तो है ही है, और मूव भी कर रही है तो मोमेंटम भी है। बात ही समझ में कि देखो लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। किससे? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। अब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है तो, और मूव भी कर रही है, तो मूव कर रही है तो उसमें मोमेंटम होएगा। और लाइट क्या है? सोर्स एनर्जी है ना बेसिकली, है ना, तो जो ट्रैवल कर रही है तो इसमें वेव नेचर भी होगा, तो वेव नेचर होगा तो उसमें वेवलेंथ भी होएगा। यार आपने पढ़ा है ना वेव 11th में, तो वेव नेचर है तो उसमें क्या होएगा? वेवलेंथ भी होएगा। तो यही बात उन्होंने बताया कि भाई साहब ये लाइट मूव कर रही है तो वेव नेचर भी है इसके अंदर में, और मूव कर रही है तो मोमेंटम भी है। तो वो जो मोमेंटम है, मोमेंटम सिंगल फोटोन का, ठीक है, किसके बराबर होता है? h/λ के। अब भाई साहब इसके जयकारे होने लग गए कि भाई साहब कह तो सही रहा है ना, हम फालतू के लड़ रहे थे ना कि ये भाई साहब हो गए पार्टिकल नेचर वेव नेचर, पार्टिकल नेचर वेव नेचर। अरे भाई दोनों ही बातें हैं उसके अंदर में। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी लाइट की कहानी थी, जो बाद में फाइनल कंक्लूजन डी ब्रोगली साहब ने दिया कि भाई साहब इसके अंदर में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ये बात आई क्या समझ में? फिर से समझ लो शॉर्ट में। सबसे पहले न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब ने ये बताया कि लाइट जो है ना मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस्क्यूल्स, और इनकी थ्योरी जो है ना वो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के नाम से जानी गई। ठीक है, अरे क्लियर बात है? डन। नेक्स्ट में आए हाइजन साहब। तो हाइजन साहब ने बताया कि लाइट शोज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमेना, दैट इज व्हाई इट हैज अ वेव नेचर। ठीक है, एंड दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय द मैक्सवेल साहब, है ना, तो मैक्सवेल साहब आल्सो सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ द लाइट। डन ना? Later on, the next scientist Max Planck साहब which gives the theory of कौन सा theory? Particle nature of light. Max Planck साहब gives the theory of particle nature of light, and this theory is again supported by the Einstein साहब। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इन सबको मिला करके डी ब्रोगली साहब ने बड़ी चालाकी से बताया कि इसके अंदर में पार्टिकल भी है और वेव भी है, जो which is popularly known as a de Broglie hypothesis। नहीं आई बात समझ में? अरे क्लियर बात है? which is popularly known as a de Broglie hypothesis। डन ना? अरे पक्की बात है? popularly known as de Broglie hypothesis। इसके बारे में अपने को इन डिटेल पढ़ना है। डन ना? ये लिख लिया गया ये सारी की सारी चीजें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि प्लांक साहब किस बात को सपोर्ट करते थे? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, है ना, प्लांक्स थ्योरी सपोर्टेड कौन सा? पार्टिकल नेचर। मैक्सवेल वेव नेचर। ठीक है, आइंस्टाइन साहब पार्टिकल नेचर। ये याद रखना, बस ये कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये आगे बात समझ में ना यहां तक। नेक्स्ट में आता है आपका क्या कि डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को ही देख लेते हैं भाई, कि इन्होंने ये बताया कि जो आपका पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बेसिक के बारे में। देखना, ठीक है, तो डी ब्रोगली साहब के अकॉर्डिंग कि पार्टिकल लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एज फोटोन ना। अब बात यह है कि फोटोन है क्या?
है ना। तो ये पहले पढ़ते हैं कि फोटोन क्या है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, कंसेप्ट ऑफ फोटोन। कंसेप्ट ऑफ फोटोन, ठीक है। देखो कंसेप्ट ऑफ फोटोन क्या है कि ये कैसे बताया डी ब्रोगली साहब ने कि मूव कर रही है लाइट, है ना, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इट मींस इट पोसेस सम काइंड ऑफ मोमेंटम, है ना। और मोमेंटम ऑफ क्या बताया, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ वन फोटोन किसके बराबर होएगा, h बाई लेमडा, है ना। मोमेंटम फर्स्ट में क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इज h बाई लेमडा। अगर यू मान ले कोई n नंबर ऑफ फोटोन्स होता तो n h बाई, आगे बात समझ में, n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो क्या हो गया, h बाई लेमडा। क्लियर बात है, ओके। नेक्स्ट में साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो फोटोन जो है ना वो न्यूट्रल होता है, इट इज नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फोटोन क्या होता है, इट इज नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। It is not deviated by electric and magnetic। तेरी बात आई क्या समझ में, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अब ले क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, कौन डेविएट नहीं होएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड फोटोन, फोर्थ नन ऑफ दिस। विच वन विल नॉट डेविएटेड, विच वन विल नॉट डेविएटेड, फोटोन। आई बात समझ में ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आपका आता है इसका कि थर्ड, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अब ये समझने वाली बात है कि ये रेस्ट मास का क्या चक्कर आया, रेस्ट मास होता क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि रेस्ट मास क्या है, वह मास जो रेस्ट में। अब लाइट क्या कर रही है, लाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। लाइट क्या है, लाइट जो है ना वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और वो पार्टिकल क्या कहलाता है, फोटोन, है ना। और वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, तो लाइट का कोई भी मास जो क्या रेस्ट में है, नहीं है ना, तो नहीं है, तो रेस्ट मास कितना होना चाहिए, नहीं आई बात समझ में, रेस्ट मास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अच्छा अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो m जो होता है वो कितना है, m नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये रिलेटिव थ्योरी है आइंस्टाइन का, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। m जो है वो क्या है, m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई, नहीं आए, अरे आगे बात समझ में। अब एक बात बता कि वो फोटोन की स्पीड कितनी होती है, फोटोन की स्पीड कितनी होती है, लाइट के स्पीड के बराबर। अरे तुम समझ पा रहे हो ना, थिंग्स आर रिलेटेड, ठीक है, इसीलिए लिंक से समझेंगे अपन पूरी चीज को। फोटोन की स्पीड किसके बराबर होती है, तो v किसके बराबर होगा, c के, तो v बाई सी कितना कट के 1, 1 माइनस 1, तो ये बाई 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मतलब इसका मास कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब सोच के अगर लाइट का मास इन्फिनिटी होता, अपन बाहर निकलते पता चला कि जतिन गुलाटी घायल हो गया लाइट पड़ते ही, होता है नहीं होता। बट क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि ये मास, अरे देखो इसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या चेंज कर सकते हो, इसको
तो ये क्या होना चाहिए, 0। और ये जो मास है यही रेस्ट मास कहलाता है। क्या कहलाता है, रेस्ट मास। तो बताओ कि V इज इक्वल टू CO हो गया, तो ये वाला टर्म्स तो पूरा 0 ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। यही बात अपन ने पहले देखा कि भाई साहब मास तो कोई रेस्ट में ही नहीं है, तो रेस्ट मास 0 कैसे हो गया। नहीं आई बात समझ में, नहीं आया, पक्की बात ना। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0। अच्छा, अगर रेस्ट मास ठीक है, अगर काइनेटिक मास आपसे मैं पूछूं तो, काइनेटिक मास अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होएगा, तो काइनेटिक मास क्या होएगा सर, P जो होता है वो h बाई लेमडा होता है, और P किसके बराबर होता है, m इंटू वी के, है ना। तो यही हो गया ना, m इज इक्वल टू h बाई वी लेमडा। क्या यही है मास, नहीं आया। m क्या है, h बाई वी लेमडा। क्लियर है ना, पक्की बात है। ओके, लिखिए इसको, लिख लिया गया। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ, और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और क्लियर कर दो इरेज। फिफ्थ प्रॉपर्टी व्हाट सेज कि जो एनर्जी कैरी करती है वो एनर्जी कितना है ना। तो E जो होता है वो क्या है, mc²। आइंस्टाइन का थ्योरी क्या है, A इज इक्वल टू mc², और वो एनर्जी किसके बराबर है, hc बाई लेमडा के। अब यू बताओगे मास कितना हो गया, h बाई c लेमडा। नहीं यार, अरे क्लियर बात है, डन ना। चलिए, तो ये कहानी है इस किसके, फोटोन की। तो फोटोन के बारे में क्या समझा आपने, कि फोटोन का जो होता है वो रेस्ट मास 0 होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कहीं भी इधर उधर डेविएट नहीं करता है, डन ना। मोमेंटम कितना होता है, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h बाई लेमडा। मोमेंटम कितना होता है। अच्छा एक बात बताओ, सिक्स्थ इंटेंसिटी क्या होता है। अरे 11th क्लास में पढ़ाया था, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, यही ना। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट। अच्छा, पावर को क्या लिख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द, नहीं आई बात समझ में। अरे इंटेंसिटी आपने पढ़ा था ना, पावर पर यूनिट एरिया। रेडियस बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी कम होता जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, तुम सोच कि 50 वॉट का बल्ब है, तुम बल्ब के पास में अपनी आंख लेकर के जाओ, तो नंबर ऑफ लाइट्स फॉलिंग ऑन योर आईज बहुत ज्यादा भाई। और नहीं आई बात समझ, अरे पक्की बात है, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन योर आईज, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन योर आईज ना। नहीं यार, आगे बात समझ में। ओके, तो ये हो गया। तो जैसे ही दूर जाते चले जाओगे, दूर जाते चले जाओगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटोन जो आपके आंख से गिर रही है वो कम होता चला जाएगा, हाँ है ना, पक्की बात है। ये कहानी डन ना। तो ये हो गया, इंटेंसिटी हो गया। एनर्जी तो बता दिया ना, एनर्जी क्या होता है, एमसी। एनर्जी कितना कैरी करती है, एच सी बाई लेमडा। क्या कैरी करेगी, एच सी बाई लेमडा, यही डन ना। ये भी लिख लो, एनर्जी कैरीड बाय फोटोन इज, ई क्या होएगा, एच सी बाई लेमडा। ई किसके बराबर होएगा, एच सी बाई लेमडा के बराबर है। क्लियर बात है, डन ना। ये फोटोन की कहानी थी।
क्लियर है? चलिए ठीक है जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में आ जाओ, छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करते हैं हम लोग, छोटे मोटे टर्म्स, बिल्कुल कर दो इरेज। नेक्स्ट, फोटोन के बारे में समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो नेक्स्ट में लिख ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे जो अपन एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्सिमम एनर्जी विल बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन जो है, करंट इधर की तरफ जाएगी, है ना, अरे ऐसी ये करंट है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जो है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो यहां आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां आएगी, डन ना। अब यहां आने के बाद मान ले कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, कितना, 1 वोल्ट। ठीक है, अब तू सोच कि इलेक्ट्रॉन जब यहां आ गई फिर कहां गई, फिर कहां गई, आगे कैसे जाएगी, आगे तो सर्किट ही ब्रेक हो गया ना, कहां जाएगी, नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन नहीं जाएगी फिर तो चक्कर पड़ गया ना, फिर तो बहुत ज्यादा समस्या होगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है ना वो प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा, हो सकता है कि आपका वो बैटरी फट जाए, एक प्लेट फट जाए, हो सकता है, समझ रहे हो, कार्बन लग जाए, बार बार कार्बन लगता रहे। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली चार्ज का फ्लो होना जरूरी है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करा जाता है कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने में जो एनर्जी लगता है, दैट एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, लिख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी required to cross the potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt। ये क्या कहलाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाता है ये, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। अब तुम ये बताओ कि वो एनर्जी कितना होगा, तो वर्क जो होता है वो क्यू इंटू वी के बराबर होगा। अब क्यों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और v कितना है 1, तो वर्क ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल। ठीक है, और यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल के बराबर हो जाता है। डन ना। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि सर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये हो गया 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। नहीं यार, अरे नहीं आई बात समझ में, क्या पक्की बात है, डन ना, क्लियर है। अब थोड़ा सा यहां और समझ लेते हैं, थोड़ा सा। अच्छा, क्यू की जगह पे मैं क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ई लिख सकते हैं ना, अरे ई लिखा जा सकता है, डन ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अपन रिमोट में बैटरी यूज करते हैं ना, उससे अगर आपको फैन चलाना हो, फैन तो खैर बड़ी बात होगी, मान लो अपने फोन को ही चार्ज करना हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसमें इतनी पावर ही नहीं होती है कि चार्ज मूव करे वहां से। नहीं आई बात समझ में, फिर से समझना बात में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कम पावर की सेल है
तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसकी पावर नहीं होती है कि वो चार्ज को जो है ना ट्रांसफर करके कहीं और भेज दे। अब ट्रांसफर करके कहीं और भेज दे मतलब आप क्या काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, है ना। और जो आप उसकी एनर्जी की बात कर रहे हो, है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगा कहां से, और बैटरी प्रोवाइड करेगा, है ना। और वो बैटरी का क्या प्रोवाइड करेगा, ये वाला। फिर से समझना बात को, देखो। अच्छा, इसका तो बड़ा सिंपल सा है और समझने का तरीका। जैसे मान लो कि आप नॉर्मल बैटरी को ना टच करते हो, आपको थोड़ा सा शौक लगता है, आप ना यहां नीचे वायर जाओ और नेक्स्ट वायर को टच करना, बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चार्ज जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मूवमेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है। कौन सी एनर्जी ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डोमेस्टिक में? अभी जो आपने 10th में पढ़ा है कुछ और, ठीक है। आपने अभी 10th में कितना पढ़ा है? 220 वोल्ट। कितना पढ़ा है? 220 वोल्ट। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220। बाद में अपन पढ़ेंगे कि भाई साहब ये नहीं है, कुछ और आता है, जब हम लोग एसी पढ़ेंगे तो, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे इस कहीं भी ना 220 लिखा हुआ नहीं आएगा, 400 कुछ आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे, बाद की बात है। डन ना। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो मतलब क्या है, वो ज्यादा एनर्जी दे रहा है भाई, ठीक है। इसलिए आपको तेज से शॉक लग रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है? डन ना। तो आप ये भी लिख सकते हो E इंटू वी, वी की जगह वी नॉट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी ए स्क्वायर। तुम्हें समझ में आई बात कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने? आगे यूज आएगा ये। अरे पक्की बात ना? डन ना? ठीक है। दे देगा कि मान लो कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी? वही होगी एनर्जी। बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो भाई वही होगी काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया? अरे आगे बात समझ में? डन ना? चलो अब थोड़ा सा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, ये आगे उस बात समझ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेनली क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। अगर यू मान लो, थोड़ा सा और कर लेते हैं अपन कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी में भी ना एनर्जी इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी कितना है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो कितना गया ये? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 का पावर माइनस। फिर बात आई समझ में? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? जूल। नहीं यार, क्लियर बात है? चलिए अच्छा, नेक्स्ट अगर जूल में होगा तो क्या कैसे कन्वर्ट करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 50 जूल, नहीं अपन ऐसा करते 60 जूल ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 का पावर माइनस 19। तो ये कितने हो गए? 600 अपॉन 16 इंटू 10 का पावर 19, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बात समझ में? लिख लें। डन ना? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लोगे और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे। बराबर की बात है। ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया यार, फर्स्ट डे के हिसाब से ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, ये बात भी रिकॉर्ड हो रहा है।
ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट समझते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था कि क्या था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कि लाइट हैविंग बोथ द प्रॉपर्टी, है ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है ना। और मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कितना हो गया? मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कितना हो गया? h बाय लैम्डा। अच्छा बताइए h क्या है यहाँ पे? प्लांक्स कांस्टेंट क्या है? और लैम्डा क्या है आपका? लैम्डा क्या है बताओ? वेवलेंथ। अरे पक्की बात है ना, लैम्डा हो गया आपका वेवलेंथ। अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 6.634 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। भाई करना पड़ेगा कैसे? अब देखो कैसे कर दिया हमने। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ना, C मीटर पर सेकेंड ना, और लेमडा वेवलेंथ मतलब मीटर ना। ये देखो जूल H मीटर बाई सेकेंड इनटू मीटर कितना हो गया? H इज इक्वल टू जूल। नहीं यार, और आगे बात समझ में। तो यूनिट कितना हो गया? जूल सेकेंड। यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकेंड। अच्छा बताओ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बताओ जूल। जूल कहने का मतलब m l स्क्वायर t माइनस 2 सेकेंड मतलब t, तो हो गया बेटे m l स्क्वायर t माइनस। बताओ कोई प्रॉब्लम वाली बात? क्या पक्की बात है? डन ना? ओके। तो ये हमारा फोर्स था मोमेंटम। चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं और कल के सेशन में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। डन ना? क्लियर है? कर दो क्या इरेज? नेक्स्ट ये फर्स्ट आइए नेक्स्ट में करते हैं। देखो P इज इक्वल टू आपने h बाई लेमडा पढ़ा, मतलब लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई P। यही तो मेन बात है ना। ठीक है, अरे P क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? बताओ 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 क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर है। तो P जो है वो √2m इंटू ई है। भाई नहीं यार, है या नहीं है? तो अगर तुम्हें वेवलेंथ निकालने के लिए दे दिया तो हो सकता है कि तुम्हें एनर्जी भी दे दे। डन ना? तो ये वाला मोमेंटम की जगह पे पुट कर दो तो लेमडा कितना हो गया? h बाई √2m इंटू। कोई समस्या परेशानी वाली बात? अरे डन ना? क्लियर है? और ये जो एनर्जी है भाई काइनेटिक एनर्जी, क्या वही E इंटू वी नॉट के बराबर था? अरे था। क्लियर है? ये लिख ले। देखो अच्छा ये कैसे आया? सिंपल सी बात है, तू इसको भूल जा। ले देख काइनेटिक एनर्जी जो हुआ बेटे हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और ये मास किसका? फोटोन का। किसका? पक्की बात है ना?
अच्छा, फोटोन का मास है वो कौन सा मास है, काइनेटिक मास या रेस्ट मास? काइनेटिक मास। कौन सा मास? पक्की बात ना? ओके, समझना। अब तुम क्या करो, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम ना। अरे हाँ, तो एम वी का स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m ना। और ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, और यही तो मैंने लिखा है। क्लियर है? और यहां से P का वैल्यू यहां पे पुट करा गया है। बताओ, कोई परेशानी वाली बात है? आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, hc बाई लेमडा। कितनी होती है एनर्जी, फोटोन की एनर्जी hc बाई, लिखना नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है, hc बाई लेमडा। ठीक है। अब देखो, h का वैल्यू पता है अपने को कितना होता है, c का वैल्यू पता है कि कितना होता है, लेमडा का वैल्यू पता है कि कितना होता है? नहीं पता है भाई, लेमडा चेंज होगा। हाँ या ना? पक्की बात है, डन ना? तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। देखो, तो E का जो वैल्यू है हो गया फॉर वन फोटोन, फॉर वन फोटोन hc, तो 6.634 10 रेज टू द पावर -34 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 बाई लैम्डा। और ये लैम्डा किसमें है, मीटर में। लैम्डा किसमें है, मीटर में। डन ना? पक्की बात है। अच्छा, अब ये एनर्जी का यूनिट किसमें है बेटे, जूल में। किसमें है ये एनर्जी का यूनिट, जूल में। डन ना? अच्छा बताओ, अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ये याद रखना पड़ेगा आगे से आप लोगों को। 10 का पावर 8 बाय लैम्डा इंटू 1.6 10 का पावर -19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डन ना? ठीक है। और जब लैम्डा एंगस्ट्रम में हो जाता है ना, तो करीब करीब 12,400 बाई लैम्डा इंटू एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। अरे ये मीटर में है ना, अरे ये नहीं याद रहता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये याद है, थोड़ा सा हार्डली बहुत कम टाइम लगेगा, आपका अप्रोक्सीमेशन निकल करके आ जाएगा। 1 2 4 7 कुछ करके आता है, 1 2 3 7 करके कुछ आता है, तो हमने अप्रोक्सीमेट लिख दिया कितना, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात है? ये हमारी बेसिक थी, और आज के सेशन में बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं। ओके।